बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 55 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। दानियाल हसन फ़िज़ान के ख़दशात के बरक्स बड़ी खुशदिली से मिले थे। उन्होंने फ़िज़ान से अपने रवैये की माफ़ी भी मांगी थी, जिसे फ़िज़ान ने बड़े दिल के साथ कबूल कर लिया था। मलीद से मुलाकात हुई तो वो भी अलग शर्मिंदा शर्मिंदा दिखाई देता था। उसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज किया जाना था। तौकीर साहब के इस्तफसार पर दानियाल हसन ने बताया कि इन्हीं और सरवत घर जा चुके हैं। फ़िज़ान को मायूसी हुई। लाशऊरी तौर पर वो उससे मिलना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे। तौकीर भाई। जिस वक्त वो दोनों वापसी का कसद कर रहे थे, फ़िज़ान ने सोच समझ कर कहना शुरू किया, आप ठीक कह रहे थे, मुझे इनिया से अच्छी शरीक हयात नहीं मिल सकती। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अक्ल वाली बात देर से समझते हो तुम। तौकीर साहब इस बात का माफ़ीउल ज़मीर समझते हुए शरारत से बोले थे, दानियाल भाई से आप और फ़याज़ भाई बात करेंगे, या आप मुझे खुद ही, अब इतना भी अपना बुज़ुर्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। तौकीर साहब ने खुशगवारिया से डपट कर कहा था, तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए तुम्हारे मज़दूर कभी ज़िंदा है। फ़याज़ और दानियाल से मैं खुद ही बात कर लूँगा। हाँ, अलबत्ता इनिया से खुद बात करना चाहो तो इसकी इजाज़त है। तौकीर साहब के अंदाज़ पर फ़िज़ान के चेहरे पर झीमती हुई सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि तौकीर साहब दिल खोल कर हंस दिए थे। तन्वा, जी फ़िज़ान, तुम जानती हो ना, तुम्हारे माँ बाप के बाद मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। जी, और ये भी कि तुम्हारे ददियाल वाले तुम्हें रखने को तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था तुम्हारी पैदाइश उनके घर आने के लिए मनहूस साबित हुई है। ऐसे में मैंने ना सिर्फ उन सब की ज़बानें बंद करवाई थी, बल्कि तुम्हें अपने पास रखकर ये भी साबित किया कि उनकी बातें बेबुनियाद हैं। जी, मुझे सब याद है, आप वक्तन फ़वक्तन बताती रही हैं मुझे। मैंने तुम्हें अपनी नवासी नहीं बल्कि बेटी समझा है। तुम मुझे ज़री से भी ज़्यादा अजीज़ रही हो। जी हाँ, मैं ये भी जानती हूँ, तुम और शबी दोनों मुझे इतने अजीज़ हो, तभी मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मंसूब किया था कि तुम मुझसे कहीं दूर ना जाओ, हमेशा मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने। तन्वा के पास उनके इस सवाल का जवाब नहीं था, ये तो उनके दिल के ख्यालात थे। वो क्या कहती सो खामोश रही। लेकिन अब शबी तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है, इतनी दूर कि शायद मैं तुम्हें दोबारा देख भी नहीं सकूँगी। तन्वा ने चौंक कर जन्नत बेगम को देखा था। वो मेरी बात नहीं मान रहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। आखिर बात क्या है बीजान? तन्वा ने परेशान होकर पूछा था। इस बात को छोड़ दो, असल मामला ये है कि मैंने तुम्हारा और शबी का रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ओह, तन्वा के दिल को धक्का सा लगा था। इस ताल्लुक़ में तुम्हें कोई दिलचस्पी थी न शबी को। ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी से जुड़ा था, मेरी मर्ज़ी से ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तन्वा के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ अल्फाज ही नहीं, उसका तो दिल भी खाली हो चुका था। जन्नत बेगम के रूप से नढाल गर्दन अस्बात में हिल गई। देखो तन्वा, मुझे ज़रा भी उम्मीद होती कि शबी तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तो मैं ये रिश्ता कभी ख़त्म ना करती। शबी ने दरअसल मेरी हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। मेरा ख्याल था मेरी तरबियत उसे एक कामयाब और मुकम्मल शख्सियत बनाएगी, लेकिन अपनी माँ की गैर जिम्मेदाराना रविश ने उसे मुकम्मल तौर पर नफसियाती मरीज़ बना दिया। मुझे पहले भी उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा था, लेकिन मेरा ख्याल था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं मायूस हो चुकी हूँ। मुझे ये भी फ़िक्र है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। जन्नत बेगम ने बड़ी समझदारी से उसके गिर्द जाल बुन दिया था। वो पहले ही उसके असर में थी। ये कैसे मुमकिन था अब उसकी बातों पर ईमान न लाती। वो हवेली छोड़ कर जा रहा है, तुम्हें भी साथ ले जाने की ज़िद कर रहा है। तुम खुद सोचो शबी, अगर हक होता तो क्या मैं उसका साथ न देती? अगर हक पर होता, जबकि आज तक मैंने ही उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, फिर मुस्तकीम क्या उसे अकेला छोड़ सकता है? नहीं ना। तो मैंने और मुस्तकीम ने सोचा है तुम्हें उसके साथ ना जाने दिया जाए। वो तुम्हें साथ ले जाएगा और ज़बरदस्ती निकाह करेगा। हमें ये मंजूर नहीं है। तुम आकिल हो, बागिल हो, बालिग हो, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार रखिए। तुम समझ रही हो ना तुम्हें अब क्या करना है? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तन्वा, और तुम मुझे ज़री से बढ़कर अजीज़ हो। जन्नत बेगम ने अपनी मर्ज़ी की गेंद उसके कोट में डाल दी थी। तन्वा का झुका हुआ सर हौले से हिल गया। तुम बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हो। जलाल ने शबी को अपना सामान पैक करता देखकर परेशानी और बेजारी से कहा था। मेरी खातिर बेजान से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, वो गलत बात कर रही थी, शबी ने मसरूफ़ियत भरे अंदाज में कहा था। मावा जो एक तरफ खामोशी से बैठी उन दोनों को देख रही थी, उसने बेजारी से दाहिनी टांग बाएं पर मुंतकिल की थी और बाजू सीने पर बांधते हुए मज़ीद गौर से उन दोनों को देखने लगी थी। वो दोनों जैसे उसकी मौजूदगी को अक्सर भुला चुके थे। तो कौन सा उन्होंने आज पहली दफ़ा गलत बात की है? वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। कौन सा उन्होंने पहले किसी की परवाह की है? ठीक कह रहे हो, वो हमेशा गलत बात करती हैं और कभी किसी की परवाह नहीं करती, लेकिन आज से पहले मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था।
ठीक है, जो होना था हो चुका। बीजान ने सज़ा मुझे दी। आखिर तुम्हें बहस में कूदने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, हो गया जो होना था। अब खामोश रहो और मुझे पैकिंग मुकम्मल करने दो। मैं दोबारा हवेली में कदम रखना नहीं चाहता। अच्छा होगा तुम भी अपना सामान समेट लो। जलाल ने उसकी तरफ से मायूस होते हुए सर झटकाता। क्या तुम दोनों में से कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा कि आखिर हुआ क्या है? मावा ने उन दोनों को खामोश होता देखकर बेजारी से कहा था। हाँ, क्यों नहीं। बीजान ने हम तीनों को हवेली से निकाल दिया और इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। शबी ने बिना किसी की तरफ देखे सर लहजे में कहा था। अब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट तो ना करो। बेशक फसाद की जड़ मैं हूँ, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। उधार रखना तो मावा ने सीखा ही नहीं था, सो फौरन हिसाब बराबर कर लिया। शबी के सूटकेस में शर्ट ढूंढते हाथ रुके। उसने अब्रू अचकाकर मावा को देखा। अगले पल गैर मुतवक्को तौर पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ज़बान बहुत चलाती हो तुम, लेकिन चूंकि अब मेरी भाभी बन चुकी हो इसलिए तुम्हारी हर गुस्ताखी माफ़ की। फिर उसने रोए सुखन जलाल की तरफ मोड़ा। इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी है जलाल। बदज़बान बीवी अल्लाह का अजाब होती है। जलाल हंस दिया। मावा बदमज़ा हुई। तुमने कभी बताया नहीं जलाल, तुम्हारे भाई को मुस्कुराना भी आता है। साफ जोड़ती, मगर शबी और जलाल दोनों ने लुत्फ़ लिया था। नहीं बताया होगा, लेकिन जलाल ने मुझे ज़रूर बताया कि तुम तहम्मुल और प्यार से भी बात कर लेती हो। बात तो नाकाबिले यकीन थी, लेकिन चूँकि जलाल कह रहा है तो मैंने यकीन कर लिया। वैसे क्या वाकई तुम जलाल से प्यार से बात करती हो? उसका अंदाज दिलचस्पी लिए हुए था, लेकिन मावा बुरी तरह झिम गई। कोई नहीं जी, इंतहाई मशरकी अंदाज था। जलाल ने मशहूर ही रह गया, फिर शबी के ठोका देने पर चौंका। खैर मजाक एक तरफ, लेकिन अब मैंने तुम्हें भाभी मान ही लिया है तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि देवर की कुछ मदद करो। कैसी मदद? हालांकि तन्वा से बात करने में मुझे खुद भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद ये मुनासिब ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मेरे बिहाफ पर बात करो। पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। मावा भी चिढ़ गई। अभी ऐसा कोई काम मत करो जो बीजान के गुस्से को बढ़ावा दे, जलाल ने तेज़ी से कहा था। मुझे बीजान के डरावे मत दो जलाल। उन्होंने सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब की, मेरे बाप की, मेरी माँ की और ख़ुद मेरी। शबी ने नाराज़ी और तासुब से कहा था। तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन कभी कभी मसालत का दामन थामना चाहिए, चाहे आपकी मर्ज़ी हो ना हो तब भी। जलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुस्तकीम और मंसूर आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए थे। उनके अकब में आलिया भी थी और उनका चेहरा गैर मामूली तौर पर दमक रहा था। उनकी निगाहें मावा पर थी। अभी अम्मा गुस्से में है। अगर उन्होंने खुदकुशी की धमकी ना दी होती तो दूसरे पहलुओं पर गौर किया जा सकता था। तुम उनकी ज़िद से वाकिफ़ हो। कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? खुदा की नाराज़ी अलग सहना पड़ेगी। अभी यही बेहतर है कि तुम तीनों चले जाओ। कुछ रोज़ तक उनका गुस्सा ठंडा होगा तो हम सब मिलकर उन्हें प्रेशराइज़ करेंगे। वो जलाल और मावा की शादी को ज़रूर कबूल कर लेंगी। मुस्तकीम का अंदाज़ बड़ा अच्छा था। आपकी खाम ख्याली है बाबा, बीजान का प्रेशराइज़ हो जाना नामुमकिनात में से है। शबी ने कहा था। मोजज़े भी तो होते हैं भाई, ये मंसूर चचा था। शबी ने जैसे नाचार कायल होते हुए इस बात में सर हिला दिया था। फिर आलिया ने बढ़कर मावा को खुद से लिपटा लिया। तुम तो मुझे वैसे भी बहुत अजीज़ हो गई थी, अब पता चला कि मेरे जलाल की बीवी हो तो और भी प्यारी हो गई हो। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा था। फिर मंसूर और मुस्तकीम ने फर्दन फर्दन उसके सर पर हाथ फेरा था। हम नहीं जानते तुम्हारी वालदा को अम्मा पर क्यों शक है, लेकिन सच यही है कि अम्मा ने ना रजब भाई को कत्ल किया और ना करवाया है। बहरहाल हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। आलिया ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर मावा को पहना दी। ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। चची प्लीज़ इस तकल्लुफ़ में ना पड़िए, मावा ने कहा। वो अंगूठी नहीं लेना चाहती थी। अरे तकल्लुफ़ कैसा, ये तो रस्म होती है। बल्कि मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुमको अपनी पुरानी अंगूठी मुंह दिखाई में दे रही हूँ। अम्मा का मूड ठीक हो जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हें इस हवेली की बहू बनाएंगे, फिर सारी रस्में होंगी। तन्वा और हरम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मावा का सर हिल गया था और जिस वक्त वो जलाल और शबी की हमराही में हवेली से निकल रही थी उसके कंधों पर सबकी मोहब्बतों का बड़ा बोझ था। फिजान का प्रपोज़ल मेरे लिए। इनिया दम्बो खुद सरवत को देख रही थी। वलीद घर आ चुका था। हालात बज़ाहिर ठीक मालूम होते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था उनके माँ बाप किस नहज पर सोच रहे हैं। ऐसे में अचानक फिजान का प्रपोज़ल आ जाना बहरहाल एक ताज्जुब अमेज़ बात थी, वो भी उस सूरत में जबकि वो जानती थी फिजान की उसके मुतालिक क्या ख्यालात हैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? सरवत ने मुस्कुराकर प्यार से उसे देखा था। मैं तो बल्कि ये सुनकर बहुत खुश हुई हूँ। फिजान अच्छा लड़का है। इनिया खामोश रही। उसे अनगिनत ख्यालों ने घेर रखा था। इन ख्यालात में एक अनजानी सी खुशी भी थी जो हर दूसरे ख्याल पर भारी थी। इस खुशी को सरवत के अगले चंद जुमलों ने गारत किया था।
मैं तो फिज़ान के प्रपोज़ल पर बहुत खुश हूँ। एक तो ये कि वलीद ने अपनी नासमझी में जो हमाकत की बात की थी उस पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलने से पहले ही उनकी ज़बान बंद करने का तरीका मिल गया। दूसरे, जितनी जल्दी तुम्हारे फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ उतना अच्छा है। वलीद और वली की मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है। लड़के माओ के बगैर संभल जाते हैं, मसाइल लड़कियों के लिए होते हैं। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी। इनिया के दिल पर बोझ सान रुका। सरवत का माफिल ज़मीर समझना उसके लिए मुश्किल हरगिज़ ना था। मैं समझ रही हूँ मम्मी, सब समझ रही हूँ। मेरा ख्याल था आपके ख्यालात बदल गए होंगे, लेकिन डैडी ने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उसका लहजा ताज्जुब से भरपूर था। मर्द गुंजाइश छोड़ते भी नहीं है इनिया, सरवत ने सामने देखते हुए सादा से लहजे में कहा था। क्या डैडी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, वो कुछ कहते कब हैं, सिर्फ नश्तर जब होते हैं। फिर आप उनसे? नहीं इनिया, मैं अब दानियाल के सामने खुद को मज़ीद डिग्रेड नहीं करूँगी, सरवत ने सरस से कहा था। मैं इस रिश्ते को निभाने की जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की। अब हिम्मत नहीं है मुझ में बेटे। उनके लहजे में आंसुओं की अमेजिश थी और चेहरा बर्दाश्त से सुर्ख हो रहा था। इनिया ने अपने साथ लगा लिया। उसे अपनी माँ पर तरस आया था। तुम पागल तो नहीं हो मावा? तुम किस तरह उस हवेली से निकल आई? समीना को तो सुनते ही पतंगे लग गए थे। इस बात का क्या मतलब है मम्मी? मावा ने अचंभे से पूछा था। आप क्या चाहती हैं? जन्नत बेगम धक्के मारकर मुझे हवेली से निकालती तब मुझे आना चाहिए था। तुमको वहीं रहना था मावा, हर हाल में, कम से कम तब तक जब तक तुम सबूत हासिल न कर लेती। मावा ने अपना सर पीट लिया। सबूत सबूत सबूत, आखिर आप कब समझेंगी कि सबूत नाम की कोई चीज़ सिरे से यहाँ है ही नहीं। बाबा ने खुदकुशी की थी, आप इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेती? वो जैसे फटी पड़ी थी। जलाल जो नीमवा और दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठा रहा था रुक गया। उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा था। शबीर ने उसे रुकते देखकर इशारे से वजह पूछी थी। जलाल उसे रुकने का इशारा करके मोबाइल देखने लगा। इस दौरान कमरे से मावा की झुंझलाई हुई आवाज़ मुसलसल आ रही थी। ये झूठ है, मैं मान ही नहीं सकती। आपके नाम मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। अपनी बेजा जिद के हाथों आपने मुझे कहाँ कहाँ ख्वार करवाया मम्मी। जन्नत बेगम ने सिर्फ मुझे धक्के देकर निकाल दिया होता तो मुझे इतना अफसोस ना होता कि किसी पर भी उंगली उठाई जाए तो इससे यही तवक्को की जा सकती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरे साथ साथ जलाल और शबीर को भी हवेली से निकलना पड़ा। क्या जलाल भी? समीना के लिए ये बात मज़ीद सदमे का बायस बनी। तो आपका क्या ख्याल है, ये पता चलने के बाद कि जलाल मुझसे निकाह कर चुका है, वो भी जन्नत बेगम की मर्ज़ी के बगैर, तो जन्नत बेगम उसे सर आंखों पर बिठाती? मैं तो अब तक यही नहीं समझ पा रही कि आपने झूठ बोलकर मेरा निकाह जलाल से करवाया ही क्यों था। आखिर ऐसी कौन सी मंतक थी जो अब तक मैं समझ नहीं पा रही? हवेली में जन्नत बेगम तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो जलाल तुम्हें बचा सकता था। मेरा ख्याल था एक ना एक वक्त ज़रूर आएगा जब वो औरत तुम्हें हवेली से निकालने की कोशिश करेगी। ऐसे में सिर्फ जलाल होगा जो तुम्हें बचा सकेगा। वाह, क्या कमाल की प्लानिंग थी आपकी, मावा ने जहर खान लहजे में कहा था। हाँ, मैं नहीं जानती थी कि वो बेवकूफ़ लड़का इतना नाकारा साबित होगा। आई एम सॉरी टू से मम्मी, लेकिन आपको जलाल के लिए इतने फजूल अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। जिसे आप नकारा कह रही हैं, बेवकूफ़ कह रही हैं, उसी से झूठ बोलकर आपने मुझे भी उसे धोखा देने पर मजबूर किया। आप जानती थी मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन आपने इससे झूठ बोला कि मैं उसके इश्क में पागल हुई। ये सोचे समझे बगैर कि जलाल जैसा शख्स कभी मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतर सकता। आपने उसे मुझे हवेली तक पहुँचने का मोहरा बनाया, जबकि माँ उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो लाशौरी तौर पर पलटी और ठटक के दरवाजे के करीब जलाल खड़ा था और दुख और बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसके अकब में शबी था और वो खूनख्वार नज़रों से मावा को घूर रहा था। जलाल, मावा के हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली थी। जलाल तेज़ी से पलट गया था। तुम औरतें, उसने नफरत से ज़मीन पर थूक दिया था। मावा को उसकी परवाह नहीं थी। जिसकी परवाह थी वो जा चुका था और मावा के पास सिर्फ पछतावे रह गए थे। फ़ोन पर समीना की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। इनिया, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, सरवत ने उसे अगले ही दिन पूछा था। किस बारे में मम्मी? इनिया समझ तो गई थी, लेकिन उसने बनकर पूछा। फिज़ान के प्रपोज़ल के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा, आप उन्हें इनकार कर दें मम्मी, मैं फिज़ान से शादी नहीं करूँगी, उसने इतने आराम से जवाब दिया था। इतना ही सरवत के लिए उसका जवाब गैर मुतवक्को था। क्या कह रही हो इनिया? तुमने अच्छी तरह से सोचा भी है? मैंने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया है मम्मी। आप डैडी को भी बता दें, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ और अगले 5-6 साल तक आप लोग मेरी शादी के मुतालिक सोचिएगा भी नहीं। हाँ, आप डैडी से अलहदगी चाहती हैं तो इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, वलीद और वली भी आपका साथ देंगे। वैसे भी उस रोज़ हॉस्पिटल में डैडी आपको छोड़ने का फ़ैसला आधा अधूरा ही सही, लेकिन सुना चुके हैं। आपने हमारी खातिर बहुत टफ टाइम गुजारा है। अब आपका वक्त है अपनी ज़िंदगी गुजार लें। मैं आपसे मुत्फिक हूँ। आपको खुद को मज़ीद डिग्रेड नहीं करवाना चाहिए, उसने इत्मीनान से कहा और सीढ़ियाँ चढ़ गई। रुक कर ये देखने की जहमत भी ना की कि सरवत के तासुरात क्या हैं।
रात की तारीकी में वो सर झुकाए चला जाता था, मायूस नाउम्मीद, उस जुवारी की तरह जो न सिर्फ ज़िंदगी की बाजी हार गया हो बल्कि उसकी ज़िंदगी का कुल असासा भी छीन लिया गया हो। उसने वहाँ से धोखा खाया था जहाँ से हरगिज़ उम्मीद ना थी। अपने कानों से ना सुना होता तो कभी यकीन न करता, लेकिन अब क्या करता था। कार का फुटपाथ पर गिर गया। उसके दिमाग में जैसे तूफान सा मचा हुआ था। दुख ये नहीं था कि मोहब्बत नहीं मिली, दुख ये था कि उसे इतना अर्जा समझा गया कि उसके जज्बात से खेलते हुए भी एक लम्हा ना सोचा। क्या वो इतना बेकार था कि उससे मोहब्बत ना की जाए, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। वो फातिरुल अक्ल नहीं था, बेवकूफ़ भी नहीं था, सिर्फ सादा दिल था, सादा मिजाज था, और यही सादगी उसके लिए अजाब बन गई थी। कोई वहशी जानवर बनकर उसकी हर खुशी के निगल गई थी। सड़क पर एक गाड़ी जन से गुजर गई थी। उसका मलबूस फड़फड़ाने लगा। मावा की मोहब्बत ने उसकी शान ज़िंदगी में भी ऐसे ही हलचल मचा दी थी। उसे वो नई नई खुशी अच्छी लगती थी, अपना आप मोतबर लगने लगता था। लेकिन अब यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। जिल्लत के एहसास से आंखों में मिर्चें से चुभने लगी थी। माँ, उसका सारा वजूद किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में नहा गया। आंखें बुरी तरह चंधिया गई थी तो उसने सरस से आंखों पर बाजू रख लिया। रग जाग को काटती और आंखों में तैरती नमी आस्तीन में जज़ब हो गई थी। गाड़ी के टायर उससे कुछ फासले पर चढ़चढ़ाए थे। जलाल, उसने शबीर की परेशानी में डूबी आवाज़ सुनी थी। फिर बौखलाए हुए कदम उसकी तरफ बढ़ते चले आए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कुछ एहसास भी है मैं कितना परेशान हो गया था। वो उसका भाई था, उसके लिए फ़िक्रमंद था। जलाल खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन ऐसी हैरानी थी जैसे वो बहुत देर तक रोता रहा हो। जलाल, कुछ बोलो प्लीज़, शबीर ने उसकी हालत के पेश नज़र घबरा कर कहा था। क्या बोलूँ, कुछ नहीं है बोलने को, जलाल ने आहिस्तगी से कहा था। तो क्या उस घटिया लड़की के लिए, शबीर ने गुस्से से कहना चाहा, लेकिन जलाल ने तेज़ी से उसे टोक दिया। मावा के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करो। मेरा दिल चाह रहा है मैं उससे भी ज़्यादा बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, जलाल के लहजे में तड़प थी। शबीर का दिल चाहा 21वीं सदी के उस मजनू को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करे। अच्छा उठो, घर चलते हैं। उसने हाथ पकड़कर जलाल को उठाना चाहा, लेकिन जलाल टस से मस न हुआ। तुम जाओ शबीर, मैं यहीं बैठना चाहता हूँ। पागल मत बनो जलाल, आखिर कब तक उस लड़के के लिए इस तरह सड़कों पर फिरोगे? मोहब्बत तो वो तुमसे फिर भी नहीं करेगी, शबीर ने टपट कर कहा था। ना करे, मोहब्बत चाहे भी नहीं, चाहिए भी नहीं। दुख तो इस बात का है कि उसने मेरी ज़ात से एतमाद भी छीन लिया। उसका लहजा उसके गम का खमास था। फिर भी तुम उसके लिए यहाँ बैठे टसवे बहा रहे हो, तुफ है तुम पर। शबीर को ज़्यादा देर किसी का दुख बांटना भी नहीं आता था। हाँ, तुफ है मुझ पर, जलाल ने सादगी से कहा और हतमी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। चलो घर चलते हैं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शबीर ने देखा धोखा खाने के बाद वो गम से नढाल था। उसके तैश में इजाफा हुआ था। औरत होती ही नाकाबिले भरोसा है, चाहे वो बीजान हो, मेरी माँ हो, मावा हो या तनवा हो। वो भी किसी नतीजे पर पहुँच उठ खड़ा हुआ था। तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया? फैज़ान ने उसे रास्ते में जा लिया था। इनिया जितना भी हैरान होती वो कम था। ये फैज़ान की शख्सियत का कौन सा रंग था, वो कतई नावाकिफ़ थी कोई वजह, और वो वजह मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। फैज़ान इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे, ज़रा सा हैरान हुए। तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि मेरी फीलिंग्स के साथ खेलो। फीलिंग्स? कौन सी फीलिंग्स? वो चिढ़कर बोली थी। वो फीलिंग्स जिनका इजहार करके मैंने आपसे थप्पड़ खाया था, या वो फीलिंग्स जिनका एहसास दिलाने पर आपने मावा से झगड़ा किया था? जब तक मैं आपके पीछे भागती रही आपको मेरी ज़रा परवाह नहीं थी, और अब आपको अचानक मेरा ख्याल आ गया। वो आज ही बगैर किसी लिहाज के अगले पिछले हिसाब बराबर करने पर तुली बैठी थी। गलत बात, मुझे पहले भी तुम्हारा ख्याल था, इसीलिए कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं कर सका। मर्द के लिए कभी मुश्किल नहीं होता कि वो औरत के जज्बात से खेले। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नहीं खेला, लेकिन जो किया वो भी बहुत बुरा था। तो अब तुम इस बात का बदला लोगी? फैज़ान ने हंसकर पूछा था। उन्हें उसका रवैया बचपना लग रहा था। इनिया ने किसी कदर खफकी से उन्हें देखा और नाराज़ी से बोली, आप जो भी समझें, समझना मुझे नहीं आपको है। फैज़ान के लहजे में कुछ खास था कि इनिया का दिल तेज़ी से धड़का। मैं अपने हर रवैये के लिए शर्मिंदा हुई इनिया, तुमसे नहीं। मैं दरअसल अपने दिल से भाग रहा था, इस दिल की खुशी से भाग रहा था। तुम मुझे कब अच्छी लगी ये तो पता नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक बार अच्छी लगने के बाद तुम मुझे बुरी नहीं लगी। मुझे डर था एक बार तुम्हारी हौसला अफजाई कर दी तो कहीं तुम रास्ते से भटक ना जाओ। सरी मेरी पहली पसंद ज़रूर थी, मोहब्बत नहीं, लेकिन उसे पसंद करके भी मैंने इल्ज़ाम सहा था। डरता था तुमसे मोहब्बत का एतराफ़ तुमको किसी मुश्किल में न डाल दे। जिन्होंने सारी ज़िंदगी किसी इल्ज़ाम के बोझ तले घुट घुट कर सांस लेते गुजारी हो, वो गैर ज़रूरी हद तक फूंक फूंक कर कदम रखना सीख लेते और नुकसान उठाते हैं जैसे मैं उठाने वाला था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें? उन्होंने लाशऊरी तौर पर
इनिया की तरफ देखा, वो बिना आवाज़ ज़ारो ज़ार रो रही थी। वो हक तक रह गए। क्या हो गया भाई, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? मैंने तो आपने गलत बात नहीं की, लेकिन इतना वक्त क्यों लगाया? उसने रोते हुए चिढ़कर कहा था। फिजान एक लम्हे को ठटके फिर हंस दिया। अच्छा, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। अगली बार के लिए वादा है, सही बात हमेशा सही वक्त पर करूँगा। और मेरा ख्याल है तुमसे ये कहने का इससे ज़्यादा मुनासिब वक्त और कोई ना होगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। इनिया के चेहरे पर धनक फैल गई थी। महबूब का इजहार उसे हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी था। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।